वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ क्रॉप्स इन इंडिया। इस टॉपिक की बहुत डिमांड थी कि इस टॉपिक को एक ही वीडियो में कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करो, तो हमने वो कोशिश करके दिखाई है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम क्रॉप्स इन इंडिया पे जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा जनरली देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की, तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, इसके अंदर लाइफ स्टॉक जो है वो भी आ जाता है, यानी जो एनिमल्स की जो रेयरिंग होती है वो भी इसके अंदर ही आता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 18% इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, वो कवर कर रही है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू मिल रही है लोगों को। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, जीडीपी कितने 18% और एम्प्लॉयमेंट 58%। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन सा सेक्टर जो है वो इंडिया के कौन सेक्टर की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, वो है आपकी सर्विस सेक्टर की। ठीक है, तो वहाँ यहाँ हम बात नहीं करेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। किस किस क्रॉप में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? पल्सिस की बात करें, नंबर 1 पे है इंडिया। पल्सिस, जूट, बनाना और मिल्क, इन 4 जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें इंडिया नंबर 1 पे है। ये आपने सबसे पहले याद रखना। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि पल्सीज में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, सबसे ज़्यादा पल्सीज कौन सी कंट्री प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। इसी तरह से जूट, बनाना और मिल्क भी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, मिल्क की बात करें तो एक्चुअली काओ मिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर बफेलो मिल्क की बात करें तो वो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें, अगर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए तो राइस, चाइना सब नंबर 1 है राइस में, दूसरे नंबर पे हमारी इंडिया आता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे है राइस में, वीट में, शुगर कैन में, कॉटन में एंड ग्राउंड नट में, एंड आल्सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट ऐसे याद रखना है जिसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे पल्सीज, जूट, बनाना और मिल्क, एंड सेकंड नंबर पे है राइस, वीट, शुगर कैन, कॉटन, ग्राउंडनट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में, तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम मुझे बता दो अगर आप, जिसमें क्रॉप सीजन से क्वेश्चन ना पूछा हो, तो मैं आपको बता दूँ। डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स को इसके बारे में जानकारी होगी। बस फ़र्क ये है कि आप इसको अच्छे से याद नहीं करते और ये मिक्सिंग हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्रॉपिंग सीज़न कितने हैं। क्रॉप सीज़न 3 है, खरीफ, राबी और जैद। ठीक है, जैद को आप साइड रख दो। खरीफ और राबी का डिफरेंस आपने याद रखना है, डिफरेंस। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले इनका आपको याद रखना है कि कब ये फसल बीजी जाती है और कब इसको हार्वेस्ट काटा जाता है। ठीक है, साउन इन जून और जुलाई। पहली बात, जून जुलाई में ये बीजी जाती है और हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में की थी। ये टोटली समर क्रॉप है। खरीफ जो है वो समर क्रॉप है, ये आपने याद रखना, समर क्रॉप। और राबी जो है ये विंटर क्रॉप है। ये पॉइंट आपको पहले ही याद होना चाहिए, समर क्रॉप, दिस इज विंटर क्रॉप। ओके, और दूसरा पॉइंट है ये समर क्रॉप है, समर में यानी जून जुलाई में इसको बीजा जाएगा और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो सितंबर अक्टूबर में की जाएगी। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी एग्जांपल्स, तो आपको याद रखनी है। तो एग्जांपल जो है खरीफ क्रॉप की, वो है आपकी राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये स्पेशली राइस और मेज़। ठीक है, राइस और मेज़ साथ में याद रखना। और ये खरीफ, वीट जो है, वीट अलग है, वीट राबी है। तो इतना ही, राइस वीट मेज़ आप इकट्ठे हमेशा क्रॉप्स पढ़ते हो क्योंकि ये फूड क्रॉप्स है मेजर। तो लेकिन राइस और मेज़ जो है वो खरीफ क्रॉप है, लेकिन वीट जो है ये राबी क्रॉप है। ऐसे डिफरेंस याद रखना। ज्वार, बाजरा, कॉटन और जूट इकट्ठे याद रखना। कॉटन और जूट ये भी खरीफ क्रॉप है। ग्राउंडनट और सोयाबीन भी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, अगर हम बात करें अब राबी क्रॉप की, तो राबी क्रॉप में आते हैं आपके, ये सावन होती है अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में लगभग ये सावन होती है। हार्वेस्ट होती है अप्रैल से जून के महीने में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ओके, एग्जांपल्स की बात करें, वीट, बरले, पीस यानी पल्सीज और मस्टर्ड। तो ये एग्जांपल्स इसकी याद रखना है, वीट, बरले,
बारले, पी, ग्राम और मस्टर्ड। तो ये आपने इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है राबी की। ओके, आगे हम बात करें, दिस इज़ खरीफ और राबी। इसको एक बार अच्छे से मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। और आगे हम बात करें ज़ैद, तो ज़ैद जो है ये समर और विंटर के बीच में जो सीज़न होता है, बिटवीन द राबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो सीज़न होता है, इसमें ये ज़ैद क्रॉप उगाई जाती है। ये सॉन और हार्वेस्ट होती है मार्च से लेकर जुलाई के महीने के बीच में ही। एग्जाम्पल्स हैं सीजनल फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन एक्सेट्रा, इसके बाद कुकम्बर और वेजिटेबल्स हो गए, इसके अलावा फूडर क्रॉप जो हो गए, फूडर क्रॉप्स। तो ये एग्जांपल्स हैं ज़ैद की। ओके, सो आगे हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स। यहाँ से मैंने पॉइंट क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग आर कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स आपने पहले याद रखना है, राइस, वीट, मिलेट, मेज, पल्सीज, ये फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। ओके, और कैश क्रॉप्स कौन से हैं जिनमें से ज़्यादा अर्निंग पैसा कमाया जाता है, तो शुगर कैन, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए, टीज़, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट, ये जो हैं ये कैश क्रॉप्स है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि कैश क्रॉप पे क्वेश्चन पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैश क्रॉप्स और विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट अ कैश क्रॉप। तो आपको कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स में डिफरेंस याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं, ये देखो ये आगे आपका क्राफ्ट्स के रिलेटेड, तो ये अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। आई डोंट थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर भी अगर आप चाहो तो कहीं एडवांस लेवल के पेपर में पूछा जा सकता है कि राइस को ग्रोन करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। 22 से 32 डिग्री हाई डिग्री टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल भी हाई चाहिए है राइस को। ये ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जाता है, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर में कौन सी फसल उगाई जाती है, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन इन हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। तो ये राइस है, ठीक है। और साइल डीप जो है, साइल जो है इसमें डीप क्ले या लूमी साइल जो है ज़्यादा इसमें फर्टाइल रहती है। तो ये आप पॉइंट्स इस तरह से भी याद रख सकते हो। वीट की बात करें तो टेम्परेचर ये 10 से 15 डिग्री ठंडे, बहुत कम लो टेम्परेचर में ये बीजी जाती है और ये हार्वेस्ट की जाती है 21 से 26, यानी मीडियम से हाई टेम्परेचर में ये हार्वेस्ट की जाती है। रेनफॉल इसको चाहिए कम ही चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। और अगर हम साइल की बात करें तो लूमी एंड क्लेई, लूमी साइल इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेज़ की बात करें तो ये टेम्परेचर 21 से 27 टेम्परेचर इसको चाहिए है, और रेनफॉल जो है इसको हाई चाहिए है मेज़ को। और साइल की बात करें तो एल्यूवियल साइल, जैसे कि बंगर साइल होगी, ये ओल्ड एल्यूवियल को बंगर साइल भी कहते हैं, ये इसके लिए ज़्यादा फर्टाइल रहती है। तो ये पॉइंट्स इस तरह से आप राइस, वीट और मेज़ के याद रख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए है राइस को ग्रो करने के लिए, कितनी रेनफॉल चाहिए और कौन सी साइल चाहिए, ठीक है। अब कौन सी जगह पर ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो हम आगे एक साथ ही कंपैरेटिव अकाउंट में आपको बताएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसको ज़रूर रीड आउट करें या वीडियो पास करके रीड आउट कर लें, ठीक है। ओके, कर लिया होगा, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लें और रात को आराम से पढ़ते रहना, या फिर आप वीडियो पास करके इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। मैंने बता दिया इसको क्या करना, सिंपल है, कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई चीज़ें याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो। ओके, तो रबर, कॉटन और जूट का भी आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, और जो है साइल कौन सी सही रहती है। एक कॉटन साइल का मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, ब्लैक साइल जो है कॉटन के लिए सही रहती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो आगे हम बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो इस तरह के पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। जूम कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कौन सी एग्रीकल्चर को कहा जाता है, यहाँ आपको पूछा जा सकता है जूम कल्टीवेशन क्या है। इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या जूम भी कहते हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है जूम कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न क्या होता है, एक बार फसल उगाई फिर उसको नेक्स्ट टाइम क्या होता है उसको जला दिया, ताकि उस जो जलाएंगे उस फसल से, उस फसल की जो मिनरल्स हैं वो साइल में मिलकर उसको फर्टाइल करेंगे। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन होती है इसको जूम कल्टीवेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो यहाँ बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं, लेकिन ग्रीन एंड वाइट को थोड़ा हम देख लेते हैं, बाकी का भी आपको ज़रूर बताएंगे। एंड में जो क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा टाइम पूछे गए हैं वो आपको एंड में बताएंगे, एंड तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आपको बता दें ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है टू इंक्रीज़ द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे राइस, वीट, मेज़ वगैरह, इनकी प्रोडक्शन में
ग्रेट इंक्रीज़ लाने के लिए ये रेवोल्यूशन लाई गई थी। स्पेशली वीट और राइस की हम बात करें, इनमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी 1960s के दौर में। टू इंट्रोड्यूस किस तरह से, बाई इंट्रोड्यूसिंग द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को, क्रॉप फूड्स की जो फूड क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई। अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग ने एक पायनियर है इस कंसेप्ट का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, लेकिन ये टर्म जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये विलियम गार्ड ने दी थी, सबसे पहले यूज़ की थी टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स याद रहेंगे। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के अंदर है, और विलियम गार्ड ने टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन दी थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो मिस्टर स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना है। ओके, तो इसी के साथ साथ वाइट रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम देख लें सॉरी, तो वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और किस लिए वाइट रेवोल्यूशन? टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ओके, सो आगे चलते हैं। मैंने कहा था बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं, ये आप याद रख सकते हो। तो लिस्ट ऑफ रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो आपको मैं कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि थोड़ी सी ये स्क्रीन यहाँ पर डार्क हो गई है, इमेज मैंने उठाई है कहीं से। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेट करती है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। ओके, एंड ब्लू वाटर होता है तो फिश प्रोडक्शन से रिलेट करती है। ठीक है, ब्राउन जो है ये लेदर एंड कोकोआ से रिलेट करती है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ओवरऑल हार्टिकल्चर की हम बात करें, या फिर हनी और फ्रूट प्रोडक्शन भी इसी के अंदर आता है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, स्पेशली द फूड क्रॉप्स। ग्रे रेवोल्यूशन जो है ये फर्टिलाइजर से कंसर्न है, ये पॉइंट्स याद रखना है। और पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द पोल्ट्री मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शंस। और सिल्वर रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड करता है एग प्रोडक्शन के। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन। बता चुका हूँ मैं, ये रिलेट करता है डायरी से और मिल्क प्रोडक्शन से। ओके, और येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द ऑयल सीड प्रोडक्शन। ओके, तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हो। देखो येलो, जब आप देखो ऑयल सीड जो होते हैं ना, सरसों का जो पेड़ होता है छोटा सा, आप देखते हो उसके येलो फ्लावर्स होते हैं, तो येलो रेवोल्यूशन सरसों तेल ऑयल। ठीक है, इसको साइड करो। ओके, इसको इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पहले बता चुका हूँ, इसको साइड करो। वाइट रेवोल्यूशन भी बता चुका हूँ, मिल्क प्रोडक्शन। ब्लू वाटर होता है तो वाटर में फ़िश, ये भी छोड़ दो। अब बचते हैं आपके पास 5-6 बचते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ब्लैक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ब्लैक पेट्रोलियम ब्लैक, तो ये भी आई होप आपको याद हो जाए। इसके बाद आपको बचता है ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर एंड कोकोआ। गोल्डन जो ओवरऑल जो है हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन लाई गई। और तो इसके बाद आप बात करें पिंक मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, ग्रे जो है फर्टिलाइज़र, और सिल्वर जो है एग प्रोडक्शन के लिए। इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। यहाँ से इंडिया के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन टॉप प्रोड्यूसिंग, अगर हम स्टेट की बात करें तो राइस में जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पहले मैं 3 मेन जो क्रॉप्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें राइस की, तो राइस का जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ओके, अगर हम बात करें वीट की, तो वीट की टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहाँ पर यूपी। ओके, अगर हम बात करें मेज़ की, तो मेज़ जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कर्नाटका के अंदर। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना, राइस, वीट और मेज़। राइस वेस्ट बंगाल, वीट यूपी और मेज़ कर्नाटका। ओके, ऐसे एक बार में याद नहीं होगा, 4-5 पर इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे हम अगर बात करें तो कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गुजरात में। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है कॉटन में वो है गुजरात। ओके,
और जूट की बात करें तो इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है। सबसे ज़्यादा रबड़ जो है वो केरला में प्रोड्यूस होता है, और स्पाइसेस, रबड़ एंड स्पाइसेस दोनों साथ में आते हैं, केरला में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। पल्सीज की बात करें अगर, पल्सीज और सोयाबीन, पल्सीज एंड सोयाबीन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट पल्सीज और सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। ग्राउंड नट की बात करें तो इसमें गुजरात है ग्राउंड नट। टी तो सबको पता ही है, असम। ओके, कॉफ़ी आगे आपको 2-3 याद रख लेने हैं, जैसे कि कॉफ़ी कर्नाटका, पोटैटो जो है वो यूपी में सबसे प्रोड्यूस होते हैं, और मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह से ये आपको मैंने बताया, ये इम्पॉर्टेंट है। राइस, वीट, मेज़, कॉटन, जूट, रबड़, स्पाइसेस, और इसके साथ साथ पल्सीज और सोयाबीन मध्य प्रदेश, ग्राउंड नट गुजरात, टी असम, कॉफ़ी कर्नाटका, पोटैटो यूपी एंड मस्टर्ड राजस्थान। तो ये थे इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम साथ में अभी फ़िलहाल ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको चाहो तो याद रख सकते हो। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ क्रॉप्स के मामले में तो मैंने इसको सीक्वेंस वाइज रख दिया। चाइना की जितनी भी, जिस चीज़ में चाइना टॉप कर रहा है उसको मैंने एक लाइन में ला दिया। राइस, वीट, कॉटन, टी, ग्राउंडनट, पोटैटो, राइपसी, मिल्क, ये सारों में चाइना जो है टॉप कर रहा है। ओके, और इसके अलावा हम बात करें कॉटन, शुगर कैन और ब्राज़ील जो है पल्सीज हो, इसमें ब्राज़ील टॉप कर रहा है, ठीक है। कॉटन में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अगर हम बात करें मेज़ यूएसए, रबड़ थाईलैंड, जूट इंडिया, मैंगो इंडिया, मस्टर्ड फ्रांस, तो ये इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके अभी सिलेबस VLW के सिलेबस में तो ये क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में ही है सिर्फ, लेकिन जो जर्नल पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है। आपको यहाँ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। ओके, सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्रॉप्स के रिलेटेड। तो क्रॉप्स के रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।